जय वाल्मीकि जी, जय भीम। Subscribe now and press the bell icon. 1930 से 1932 तक जब अंग्रेजों को लग गया था ना इस देश से जाना है और इनको व्यवस्था देके जानी है, तो उन्होंने पहले डोमिनियन स्टेटस की बात की, जिसको कांग्रेस ने मान लिया था। डोमिनियन स्टेटस होता है आधा राज, कि आप यहाँ पर रहोगे प्रधानमंत्री मंत्री, मगर आपको अपने काम करने की परमिशन कहाँ से लेनी पड़ेगी? इंग्लैंड से, महारानी से, वहां के प्रधानमंत्री से। कोई भी काम करोगे, कानून बनाओगे, तो आपको वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया आप इसके लिए कानून बनाओ। तो उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाई। पहली सम्मेलन 1930 में हुआ इंग्लैंड में। तो अंग्रेजों ने अपने सारे प्रतिनिधि बुलाए, जिस देश इसमें भारत में उनको पता था कि अलग अलग उसके हैं, राजे महाराजाओं के प्रतिनिधि बुलाए, मुस्लिम लीग के भी बुलाए, कांग्रेस के भी प्रतिनिधि बुलाए, और अनटचेबल्स में से बाबा साहब को बुलाया। उसको उनको कहा कि आप आइए, अछूतों की बात आप रखिए वहां पर। अब बाबा साहब, जब गांधी जी को पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर पहले गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले हैं अछूतों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने, तो उन्होंने उसका, गांधी जी ने विरोध कर दिया। उसने बोला भाई अछूतों का और सबका भारत के तो कांग्रेस है, हमें उनके प्रतिनिधि, तो ये कैसे अंबेडकर? वो अंबेडकर के लिए उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बोला हम लोग, उन्होंने कहा कि हम इसमें नहीं, बहिष्कार कर दिया उसका मीटिंग का, कांग्रेस नहीं आएगी। बहाना उन्होंने बाद में लगा, वो कुछ भी लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि अंबेडकर को अछूतों का आपने प्रतिनिधि बनाया है, तो हम नहीं आएंगे, या तो इसको हटाओ, नहीं तो हम नहीं आएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि अंबेडकर को हम नहीं छोड़ेंगे भाई, वो प्रतिनिधि है, आप वहां करके अपनी बात रखो। तो वहां पर जब पहुंचे, सारे लोग बैठे हुए थे सम्मेलन इंग्लैंड में, लंदन में। तो वहां पर गांधी जी पहुंचे नहीं, कांग्रेस गई नहीं, होगा उसका वो कर दिया बहिष्कार सम्मेलन का। तो बाबा साहब ने वहां पर अपनी बात रखी और उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया अपने अछूतों के, अनटचेबल्स के फेवर में, कि उनको क्या क्या कायदे कानून चाहिए, उनके लिए क्या क्या अधिकार चाहिए। और उसमें एक मांग और थी, डबल वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्ट्रॉन। जो साथी सेपरेट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सेपरेट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक मतलब होता है अलग, हमें अलग निर्वाचक मंडल चाहिए। जैसे भी चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव में हम सबको वोट डालते हैं, कैंडिडेट भी फिक्स खड़े होते हैं, लेकिन वो जो सेपरेट इलेक्ट्रॉन था, पृथक निर्वाचन मंडल, अलग निर्वाचन मंडल, उसमें ये था कि अछूत जो है वो अपना प्रतिनिधि खड़े करेंगे और अपने प्रतिनिधि को ही वोट डालेंगे। उसमें जनरल हमें वोट नहीं देगा, हमें जनरल के वोट की या दूसरों के वोट की जरूरत नहीं है, ना मुस्लिमों की ना जनरल की। हम हमारे कैंडिडेट को हम अपने वोट से, खाली हम अनटचेबल हम ही चुनते। तो जब हम अपने वोट से अपने को चुनते, तो हमें उनकी वोट की जरूरत नहीं थी। तो फिर हमारा कैंडिडेट कभी उनके प्रेशर में आता नहीं, कभी आता नहीं आता। तो बाबा साहब ने दूसरा खेल क्या खेला? एक तो ये खेला कि हम अपने कैंडिडेट को खुद चुनेंगे, और दूसरा ये करा कि हम एक वोट तो अपने कैंडिडेट को देंगे, दूसरा वोट हम जनरल को भी देंगे, डबल वोट का अधिकार। तो 2 फायदे क्या होते हैं हमें, कि एक तो हम अपने वोट से, हमें दूसरे के वोट की कोई टेंशन नहीं थी, भाग यहाँ से हमें जरूरत नहीं है, उस किसी के ना हाथ पैर जोड़ने, ना गुलामी करनी, ना किसी के प्रेशर में आना। हम अपने ही समाज में बैठते, अपना कैंडिडेट चुनते और हम खुद ही वोट डालते, और उससे काम करवाते और करता भी काम, क्योंकि उसको पता था कि भाई हमें तो समाज का ही वोट चाहिए। और दूसरा वोट हम जनरल को भी कहा देते, तो जनरल भी हमारे पैर पकड़ने आते ना कि भाई हमें वोट दे दे। तो फिर हम उसको कहते भाई हमारी कॉलोनी में हमारे बच्चों को शिक्षा बना, नौकरियां दे, फलाना कर, बजट बना, होता ना डबल फायदा। बाबा साहब ने दिमाग घुमा करके वो गांधी की एब्सेंस में पहले गोलमेज सम्मेलन में अपना खेल कर दिया, वहां पर वो पर्चा दाखिल कर दिया। अब फिर वापस आगे भी, ठीक है, अंग्रेजों को पता था कि कांग्रेस जो देश की बड़ी पार्टी थी। देखिए, इसका मकसद आज जो हमने यहाँ सबको बुलाया, इसका मकसद ये कि हम यहाँ पर रात जो अपने रुकेंगे साथी, और जो है
वो हम यहाँ पर चर्चा करें और चर्चा देश दुनिया में जाएगी, सोशल मीडिया सबके आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ सोने नहीं आए, सोते तो अपने घर में रहते, इतने पैसे बिल्कुल सही यहाँ बात पर आए हैं। और इसके बाद जब खाने का टाइम होगा फिर आराम से अलग अलग बात करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या रिदम टूट जाता है बात करते करते ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहाँ पर था भाई, कहाँ पर था? मैं था यहाँ पर कि वो सम्मेलन, उन्होंने अपना पर्चा दे दिया अपने लोगों के अधिकार के लिए, अंग्रेजों को वहां से सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में जमा करा दिया। और वो फिर वापस आ गए कि भाई अंग्रेजों को पता था कांग्रेस के बिना तो फैसला होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी थी और उसके बिना कोई भी फैसला लेना, किसी को कोई अधिकार देना ये संभव नहीं है। तो अंग्रेजों ने तय करा कि भाई अब अगले उसमें 6 महीने बात करेंगे, अब सब जाइए, फिर दोबारा बुलाएंगे और गांधी जी को भी इसमें कांग्रेस का भी प्रतिनिधि बुलाएंगे। उसके बाद वो सब चले गए, सब इंडिया आ गए। इंडिया आते सबको पता चल गया, वो तो वहीं से फोन पहुंच गया गांधी जी को भी, ये तो अम्बेडकर ने अपना खेल कर दिया, है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना खेल कर दिया, छूटों के लिए इतने सारे मांग लिए, कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए वो अपना भाई जब आप एब्सेंट रहोगे तो पूरा तो अपना काम कर ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही फिर 1931 में जनवरी में जैसे ही वो दूसरा सम्मेलन की डेट आई, तो गांधी जी सबसे पहले जाके जहाज पे पानी के बैठ गए कि भैया मैं जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को रोकना है। मुसलमानों को अधिकार लेने पर गांधी जी को तकलीफ नहीं थी, उनको क्रिश्चियंस को, दूसरों को अधिकार लेने से गांधी जी को तकलीफ नहीं थी। राजे महाराजाओं को, पूंजीपतियों को उनके अधिकार लेने पर उनको तकलीफ नहीं थी। उनको तकलीफ किससे थी? ये जो अछूत है, ये इनको ये आजाद नहीं होने चाहिए, इनको कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो गांधी जी फटाफट पहुंच गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, अम्बेडकर भी साहब भी पहुंच गए, और वो मुस्लिम जितने थे काफी सबके राज्य सबके प्रतिनिधि थे, पहुंच गए वहां पर इंडिया के। अब वहां पर पहुंच करके जब सम्मेलन शुरू हुआ, शुरू होते ही गांधी जी ने कहा अंग्रेजों से कि भाई मेरी आपत्ति है। उन्होंने बोला बताइए गांधी जी, कि भाई ये जो अनटचेबल का आपने बुलाया है डॉक्टर अंबेडकर को, इसको प्रतिनिधि बुलाया, ये इसको तो है ही नहीं अछूतों का प्रतिनिधि। अछूतों का प्रतिनिधि तो हरिजन लीग करती है, कांग्रेस की जो है हरिजन लीग जो बना रखी है हमने, कांग्रेस करती है, उसका प्रतिनिधि हम है, उसके प्रतिनिधि हमसे बात कीजिए, इनको बाहर कीजिए यहाँ से। अब एक बड़ी पार्टी जिस देश के भविष्य की कानून बनाने का वहां पर वो चल रहा हो सम्मेलन में, जैसे सम्मेलन चल रहा है, और उस सम्मेलन में विरोध आ जाए उस ताकतवर आदमी का, अगर डॉक्टर मुकेश सनारे जी विरोध कर दें भाई ये अज्ञानी कौन है, इसको हटाओ, ये क्या सम्मेलन में, तो सारे हिल जाएंगे नहीं हिल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस हिल गए कि महात्मा गांधी जो कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी का, लीडिंग पार्टी का वहां पर प्रतिनिधि है, वो विरोध कर रहे हैं। अब अंग्रेजों ने 10 मिनट का चाय का वो दिया ब्रेक और बोला भैया अम्बेडकर को बुलाया सबको, भैया क्या करें, तो संकट फंस गया बीच में। तो उन्होंने बोला भाई मेरी तो कोई वो नहीं है, जो बोलोगे मैं तो चल बताओ क्या करना है, लेकिन मैं हूँ, इसको गांधी जी को क्या पता है दलितों की समस्या, क्या पता है अछूतों की समस्या, हम भुक्तभोगी हैं, जो प्रतिनिधि जो मेरा समाज है मैं अपनी बात रख सकता हूँ ना, मैंने भुगता है वो सब। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने एक तोड़ निकाला, उन्होंने कहा ठीक है भाई दोबारा सम्मेलन शुरू हो गया। उन्होंने कहा गांधी जी और अंबेडकर साहब ये तय करेगा आपका समाज, अपने अपने संगठनों को, समाज को मैसेज भेज दो कि भाई जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही अछूतों का प्रतिनिधि होगा, वही सम्मेलन में बैठेगा। अब सम्मेलन स्थगित हो गया कि भाई जब तक इनका फैसला नहीं होगा जब तक आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो बाबा साहब ने भी ट्रंक कॉल से, जैसे 2-4 उनके थे जहाँ भी मैसेज भेज सकते थे, उन्होंने कहा भाई भेजो कुछ वोट बांट, और कुछ उन्होंने भेजे। गांधी तो कांग्रेस के बड़े नेता थे, ट्रंक कॉल मार दिया, वहां तैयारी शुरू हो गई। अब वो अपने अपने होटल के कमरों में चले गए, बाबा साहब भी चले गए, सब चले गए। अब एक खुरापाती अंग्रेज पत्रकार था, जैसा हमारा सुधीर भाई बैठा हुआ है, एक ऐसा चंचल, खुरापाती मतलब चंचल दिमाग के होते हैं ना, एक पत्रकार अंग्रेज, और उसके दिमाग में एक खुरापात पहुंची और वो पहुंच गया अपना तामझाम उठा करके 7:30 बजे के करीब, 7:30-8 बजे होंगे। अच्छा वहाँ लंदन में तो ठंड पड़ती है, तो 7:30-8 बजे भी ठंड का बहुत ठंड होती है वहाँ तो। अब वो होटल में पहुंच गया, तो सबसे पहले किसके पास पहुंचा वो,
मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे जिन्ना साहब, उनके वहां पहुंच गया, उनके कमरे में गया तो लाइट वाइट बंद। अब उसने देखा डू नॉट डिस्टर्ब का वो लगा हुआ पर्चा, और 2-4 चेले चपाटे बैठे बाहर। उनसे पूछा, बोला जी वो तो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है, वो तो सो गए। वो अच्छी बात है भाई। फिर वो वहां से निकल के चला वो गांधी जी के कमरे में, तो 8 साढ़े 8 बज गए। वहां देखा तो वहां भी गांधी जी का दरवाजे में लाइट बंद है, 2 चेले बैठे हैं। उनसे पूछा भाई क्या बात है? बोला गांधी जी को सुबह प्रार्थना करनी होती है भाई 5 बजे 4 बजे, और वो तो नियम के पाबंद है, वो तो सो गए। अब वो पत्रकार पहुंचा बाबा साहब रात को 4 घंटे 5 घंटे बाद 12:30 1 बजे रात को, और वो अंबेडकर साहब के कमरे में पहुंचा बाबा साहब के, तो देखा दरवाजा आधा खुला हुआ है और लाइट जली हुई है। और उसने झांक के देखा तो ऐसे जैसे गेट से घुसते हैं होटल के कमरे, किसी ने देखे होंगे गैलरी, हाँ जी, गैलरी होती है, तो वहां पे एक लड़का बस सोया पड़ा है और दरवाजा खुला, और उसने आगे झांक के देखा तो अंबेडकर साहब काम करने में व्यस्त हैं। अब वो उसने नॉक किया, उसने बोला, डॉक्टर साहब ने पूछा कौन, तो बोला मैं आ सकता हूँ। बोला आइए, उन्होंने बुला ले, आ जाओगे। तो फिर उसने बोला, अंग्रेज ने उसको, बाबा साहब को, कि जी मैं पहले उनके कमरे में गया, मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना जी के वो सो रहे हैं 7:30 बजे, 8:30 बजे गांधी जी सो रहे हैं, मगर अभी 12:30 1 बज रहे हैं। अंबेडकर साहब आप अभी तक नहीं सोए, आप काम कर रहे हो, क्या बात है? तो बाबा साहब हंसने लगे। बाबा साहब ने कहा भाई देखो, गांधी जी और जिन्ना साहब का इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जगा हुआ है, और मैं इसलिए जग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। बिल्कुल, जिस दिन मेरा समाज जग जाएगा उस दिन मैं भी 7 बजे, तो 7 बजे सो गए, मैं 6 बजे सो जाऊंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर जब यह खबर पहुंची भारत में, जैसे पहले इस तरह आपका सोशल मीडिया तो था नहीं, जैसे भी आप पहुंचा रहे हो कहीं कहीं, व्हाट्सएप नहीं थे, कुछ नहीं थे, दूर दूर ना कोई वो साधन। हमारे तो गांव में रहते थे बेचारे गरीब, उनके पास तो कोई साधन भी नहीं थे, टीवी भी नहीं था, ना टीवी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। टेलीफोन भी छोड़ दो, बहुत मालदारों के ट्रंक और बुक होते थे। अब बाबा साहब ने किसी तरह मैसेज पहुंचाया, जो उनके साथी कुछ यहाँ रहे होंगे, जैसे आजकल हमारे पास है कुछ नहीं है तो जो 2-4 साथी उन तक पहुंचा देते हैं, भाई वहां पहुंचो, जंतर मंतर पहुंचो, तो उन्होंने भी कहा होगा। और गांधी जी ने फोन कर दिया। अब 7वें दिन वापस जब सम्मेलन शुरू हुआ, 7 दिन का ब्रेक दे दिया था, जब सम्मेलन शुरू हुआ, दूसरा सम्मेलन जो बहुत ऐतिहासिक है, तो बाबा साहब के जब उन्होंने, अंग्रेजों ने जब टेलीग्राम देखे खोले, तो वो 35 टेलीग्राम थे, 35 पूरे देश से 35। और जब गांधी जी के पक्ष में अछूतों के जब टेलीग्राम देखे तो वो थे 3,500 से ज्यादा। भाई 3500 और 3,500 में 3500 में फर्क होता है ना, जमीन आसमान का फर्क। तो कौन जीता आपके हिसाब से? गांधी। भाई गांधी जीतने चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों को तो, अंग्रेज तो चाहते थे कि भाई जो विक्टिम है, विक्टिमाइज है, वो उसका प्रतिनिधि रहना चाहिए, तभी बात हो पाएगी। तो अंग्रेजों ने फिर 10 मिनट का टाइम ले लिया, और वो 10 मिनट का टाइम लेकर के उन्होंने अपनी वो करी, और फिर अंग्रेज आकर के उन्होंने अपनी तिकड़म लगाई। उन्होंने देखा पलट के सारी चीजें, तो अंग्रेजों ने कहा देखिए गांधी जी, आपको भले ही 3500 वोट मिले हैं, टेलीग्राम आए, और अंबेडकर के साहब के 35 हैं, तो लेकिन हम 35 वाले को, इसको हम प्रतिनिधि घोषित कर रहे हैं। तो गांधी ने विरोध करा, क्यों? उन्होंने बोला इसलिए क्योंकि अंबेडकर को जो 35 ये आए ना टेलीग्राम, वो पूरे भारत के कोने कोने से आए, अलग अलग कहाँ से आए, पोस्ट ऑफिसों से आए हैं, और आपको जो आए 3500 एक ही पोस्ट ऑफिस से आए, इसका मतलब ये चीटिंग है। कांग्रेसी थे भर के डाल दिए कि प्ले उससे जाओ जी, हो गए सारे। और अंबेडकर साहब को एक चिट्ठी आई, उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ियों से पिथौरागढ़ के, वहां से खून से लिखे हुए लोगों ने साइन करके भेजा इंग्लैंड कि हमारा प्रतिनिधि गांधी नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब करके करेंगे पूरा। बाबा साहब की सोच पे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये भूमिका बतानी बहुत जरूरी थी।
क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हम जय भीम चिल्लाते रहते हैं, हमें जय भीम के बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल। हमें उसकी कोट पैंट दिखती है, टाई, लेकिन उस कोट पैंट टाई तक पहुंचने का उसका संघर्ष नहीं पता। और इन कुर्सियों पे बिठाने का और ये कमीजे कपड़े पहनाने का उसका महान संघर्ष, उसकी हमें थोड़ी सी बातें तो जाननी चाहिए। बिल्कुल। और आज वो महान दिन है, जिस महान दिन उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया, क्यों किया, इसलिए किया और हमें क्या देके गए, वो बात आज बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब डॉक्टर अंबेडकर जब प्रतिनिधि मान लिए गए हमारे, तो उन्होंने अपनी जो कार्रवाई, वो तो थे मास्टरमाइंड, उन्होंने कर दी 32 डिग्री बार एट लॉ, उसके सामने कोई क्या ठहरता। वो करके जब वापस आए भारत, तो जुलाई में, ये जुलाई गई है, 28 जुलाई, अंग्रेजों ने उनके आने के बाद डिक्लेयर कर दिया कम्युनल अवार्ड 7-8 वर्गों को, जिसमें हम भी थे अनटचेबल, हमें भी कम्युनल अवार्ड, पृथक निर्वाचन मंडल, लेकिन हमें बाकी जो लोगों को दिया, जिसमें सिख थे, मुस्लिम थे और ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे, जिनको उनको भी कम्युनल अवार्ड मिला। लेकिन हमें जो मिला अनटचेबल्स को जो कम्युनल अवार्ड, इसलिए विशेष था कि हमें अलग निर्वाचन मंडल तो मिला, साथ में हमें 2 वोट का अधिकार मिला। और वो दूसरों को नहीं था, मुस्लिम वाले और उन सब में नहीं था, वो जो एंग्लो इंडियन को मिला उसमें नहीं था। देखिए एंग्लो इंडियनों को जो मिला था ना ये कम्युनल अवार्ड, 1 वोट का अधिकार था, लेकिन आज भी लोकसभा में उनके लिए 1 सीट आज भी रिजर्व है, आज भी पता है आपको। लेकिन आज भी हम अनटचेबल है इस देश में। खैर वो हमें मिल गया, लेकिन उसके तुरंत बाद गांधी जी को जैसी खबर मिली, उन्होंने चिट्ठी लिख डाली उसको प्रधानमंत्री को, ब्रिटिश अंग्रेज प्रधानमंत्री को, कि अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कर तो दिया है, नहीं तो हम इसका बहुत विरोध करेंगे। जब उन्होंने चिट्ठी भेजी कि नहीं हम नहीं मानेंगे, इनका हक है, तो गांधी जी ने लिख दिया कि फिर मैं अपनी जान तक दांव पे लगा दूंगा अगर आपने नहीं वापस किया। तो उन्होंने नहीं वापस किया, आखिरी चिट्ठी में बोल दिया कि भाई अगर आपको इसको अगर चेंज करवाना है या खत्म करवाना है तो अछूतों के प्रतिनिधियों से बात करो, हमसे करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया। तब गांधी जी के पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो 20 सितंबर जो गई है अभी 4 दिन पहले, 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल नासिक की, वहां पर जेल में बंद थे, वहीं पर उन्होंने भूख हड़ताल अनशन शुरू कर दी कि भाई इनका ये डबल वोट का अधिकार खत्म करो। और उन्होंने कहा ये जो अछूत है ये हमारे हिंदू धर्म के अभिन्न अंग है। क्या कहा? अभिन्न अंग है। और इनको उन्होंने क्या दे दिया? पंचम वर्ण, 5वां वर्ण क्या दे दिया? हरिजन बना दिया। आपको पता वर्ण व्यवस्था में नहीं, बहुत सारे शूद्र समझते हैं अपने आप को, जो उनका ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपको पता वर्ण व्यवस्था में भी नहीं है अछूत। जो शूद्र है इस देश के पिछड़ी जाति हैं, ओबीसी, वो अनटचेबल नहीं है, ये भी आप समझ लो। जो शूद्र है वो अनटचेबल नहीं है, वो किसी के घर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, ब्राह्मण के, किसी के, उनके मवेशी चराते हैं, उनके खेत देखते हैं, उनके सारे काम करते हैं। तो जो शूद्र है, जो पिछड़ी जाति है, वो अनटचेबल नहीं है। जो अनटचेबल अछूत जातियां थी, जो आज की SC/ST हैं, उनके साथ छुआछूत होता था और आज भी होता है। हम उस वर्ण व्यवस्था से भी, हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था से भी हम बाहर हैं। तो इसलिए गांधी जी ने अपनी हरिजन लीग बनाई और उनको क्या हुआ? तुम हो हरिजन। बाबा साहब ने कहा कि भाई अब अगर हम हरिजन हैं, उन्होंने कहा तो हरिजन मतलब हरि की औलाद, भगवान की औलाद। तो उन्होंने कहा अगर हम हरि की, भगवान की औलाद हैं, तुम क्या शैतानों की औलाद हो? भाई तुम भी तो हरि की औलाद हो, तुम भी harijan हो, सारे हरिजन है। अगर तुम कहते हो भगवान ने पैदा करा तो तुम्हें किसने पैदा करा? तो बाबा साहब ने विरोध किया उस बात का। तो उसके बाद 20 सितंबर को जब लड़ाई शुरू हुई, अनशन शुरू हुआ, तो बाबा साहब के पास कांग्रेसी पहुंच गए और उनको कहा, बाबा साहब मुंबई में थे, उनको कहा जी गांधी जी तो वहां बैठ गए उसमें अनशन पे, और आप अपना इसको फैसला करो, इसका खत्म करो इसको। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई देखो बहुत सारे और भी उनके, वो जो हरिजन लीग बनाई है उसमें बहुत सारे हरिजन नेता हैं, उसमें अनटचेबल अछूत नेता, भाई उनसे बात कर लो, उनसे समझौता कर लो, मैं अकेला थोड़ी हूँ, उनसे भी कर लो जाकर के। लेकिन गांधी को पता था कि अम्बेडकर के बिना
किसी से भी और अंग्रेज भी उसको नहीं करेंगे। तो इन 4 दिन के अंदर अंदर 20, 21, 22, 23 4 दिन के अंदर अंदर बाबा साहब के ऊपर इतना प्रेशर गया। उन्होंने कहा कांग्रेसियों ने कि अगर बाबा साहब अगर गांधी मर गए अनशन से तो इस देश की आजादी का क्या होगा। तो बाबा साहब ने क्या कहा पता है? बाबा साहब ने कहा कि तुम्हें अपनी आजादी स्वर्णों को मतलब अपर कास्ट स्वर्णों को तुम्हें अपनी आजादी की तो है, अंग्रेजों से गुलामी की अपनी आजादी की तो चिंता है, मगर हम जो 5000 वर्षों से इस देश के तुम स्वर्णों के गुलाम हैं, तुम अपर कास्ट के गुलाम हैं, हमारी आजादी का क्या भाई? हमारी आजादी कब होगी? तुम तो आजाद हो जाओगे अंग्रेजों से, बन जाओगे प्रधानमंत्री, मंत्री ले लोगे सत्ता, हमारी आजादी का क्या? लेकिन फिर बाद में कस्तूरबा जी और सब पहुंचे और इन 5 दिन में बाबा साहब ने पूरा उसका मंथन करा। मंथन करके बाबा साहब ने जब मंथन किया तो मंथन करके बाबा साहब ने देखा एक दूसरी और बड़ी बात, क्योंकि बाबा साहब अकेले पड़ गए। हरिजन लीग में कौन लोग थे जो गांधी के पीछे खड़े थे? हरिजन अछूत भाई, उनका भी तो अधिकार की बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कौन लोग थे, कौन से अछूत थे जो उसके पीछे खड़े थे बाबा उसके गांधी के साथ, उसके अनशन के साथ बैठे थे, बापू बचाओ, बापू को बचाओ, बापू को बचाओ। वो कौन से अछूत थे? वो अछूत थे वो लोग जो बाद में मंत्री प्रधानमंत्री बने, वो थे जगजीवन राम और वहां के तमिलनाडु के वो दूसरे वाल्मीकियों को छोड़ के दूसरी जातियों के लोग जो कि आज जय भीम करते हैं, वो लोग खड़े थे आज वहां पर गांधी के पीछे, और बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे, अकेले। और जब बाबा साहब ने देखा कि भाई यहाँ पर मेरे पास तो कोई नहीं है, प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एंड में कस्तूरबा उनकी पत्नी गांधी की उनके आंचल फैला दिया, उनका बेटा प्रेशर पड़ गया, वो मुस्लिम नेता और अपने पटेल जी सारे बाबा साहब के पास पहुंचे। तो फिर बाबा साहब ने स्टडी करा उन 4 दिन में कि भाई अगर मैं इनको अगर डबल वोट का अधिकार दिलवा भी देता हूँ, अगर मैं इसका अड़ा भी रहता हूँ, तो मेरा समाज तो अनपढ़ है और अभी उनको ये भी नहीं पता कि किस तरफ खड़ा होना है, एकत्र भी नहीं है, तो वो चलाएंगे कैसे इसको। और दूसरा बाबा साहब ने उसको कहा कि ये जो मेरे को डबल वोट का अधिकार मिला, इस अधिकार से, क्योंकि डबल वोट का अधिकार तो मिल गया, मगर सीटें हमारी जो बटी थी, सीटें जो तय हुई थी, उन सीटें हमारी 50, 60, 70 सीटें होंगी। तो बाबा साहब ने क्या खेल करा, उसमें ड्राफ्ट तैयार किया और उसमें डबल वोट का अधिकार खत्म होने की एवज में बाबा साहब ने 171, 60, 68 सीटों की जगह 171 सीटें रिजर्व कराई। और बाबा साहब ने एजुकेशन के लिए फंड दिया। उन्होंने कहा ये जो रिजर्वेशन आज व्यवस्था हमें कानून बाद में मिली, वो उसी पूना पैक्ट में, नौकरियों में, शिक्षा में, हर चीज में हमें स्पेशल स्टेटस बाबा साहब ने लेकर के और हमें कहा, और उन्होंने कहा और एक और चीज करी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा अभी तो मैं कर देता हूँ, उन्होंने कर दिया उस समय पूना पैक्ट साइन। और उसके बाद जब संविधान सभा में पहुंचे और बाबा साहब ने पहला तो सवाल ये कि बाबा साहब ने इसलिए किया कि जो बहुत सारे लोग हरिजन लीग में थे, हमारे साथ सिर्फ बाबा साहब के साथ सिर्फ सफाई कर्मी जातियां खड़ी थी, सिर्फ सफाई कर्मचारी जातियां खड़े थे। वाल्मीकि समाज, जो आज वाल्मीकि समाज, उस समय भी थे, हमारे वाल्मीकि मंदिरों में भी बहुत सारी बाबा साहब के साथ खड़े होकर के सबसे हुई थी। हमारे साथ वो खड़े थे जो सफाई के पेशे से पूरे देश में वो रखते हैं, वही तमाम लोग बाबा साहब के साथ थे उस वक्त। और बाबा साहब ने देखा कि भाई ये लोग अभी जो दूसरे लोग हैं हमारे अनटचेबल अछूत जातियां, वो तो अभी इकट्ठे नहीं है, वो तो दूसरे उनके हरिजन लीग के साथ है, और इसीलिए उन्होंने प्रेशर में तो किया ही किया, लेकिन उन्होंने कहा ये भी तैयार नहीं है, इनको अभी ये सिस्टम दे देंगे तब भी ये इस्तेमाल करेंगे, इससे बेहतर है कि इनको बहुत सारी चीजें, सीटें, बजट, इनको शिक्षा, सारी चीजें में उसमें उन्होंने पूना पैक्ट में साइन कर दिया। इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट को साइन किया और इसकी एवज में, इसके खतरनाक इसकी एवज में गांधी जी ने वो मन में रखा, क्योंकि दो बार हराया गांधी को बाबा साहब ने। एक बार इंग्लैंड में जब गोलमेज सम्मेलन में उनकी टक्कर हो रही थी, जब हराया और कम्युनल अवार्ड जीता, और दूसरा ये पूना पैक्ट में जो सोच रहे थे कि ऐसे ही छोड़ देगा, प्रेशर देंगे, गांव-गांव में हमारे लोगों को पीटना शुरू कर दिया।
उनके खिलाफ महिलाओं को मैदान में उतार दिया, उनके घर पे रोज प्रदर्शन होते थे और हमारे लोग जो वहां पर हरिजन बन के गांधी के साथ खड़े थे, वो सबसे बड़ा कमजोरी बाबा साहब की। तो बाबा साहब ने कहा ड्राफ्ट तैयार करके कि ये मुझे चाहिए भाई, और उनकी मजबूरी थी कि वो देना, और अंग्रेजों ने फिर उसको पास किया। और वो दो हार, गांधी जी की 2 हार, एक हार गोलमेज सम्मेलन में, वो कमल अवार्ड जीत, दूसरा पूना पैक्ट, और तीसरी हार एक और बाबा साहब ने एक पार्टी बनाई थी उनके बाद, आजाद मजदूर पार्टी, पता है आपको? नहीं नहीं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी बाबा साहब ने 1935 में, और 1936 का जो मुंबई देश में वो होते चुनाव, तो बाबा साहब ने अपनी पार्टी से 17 कैंडिडेट खड़े किए थे वहां पर मुंबई महानगर परिषद की, विधान परिषद की। तो उसमें से 17 में से 15 कैंडिडेट बाबा साहब की पार्टी के जीते। जहां एक और कांग्रेस की लहर दौड़ रही थी पूरे देश में, वहां मुंबई में डिफीट किया बाबा साहब ने। तीसरी हार गांधी को उन्होंने दी। तो इन 3 हारों से मिलाए गांधी, और जब गांधी को मौका मिला अप्रैल 1946 को, जब बाबा साहब का आंदोलन चरम पे था, बाबा साहब से बदला लेने के लिए महात्मा गांधी ने देखा कि इसकी शक्ति कौन सी है। हरिजन तो मैंने कर लिए यहाँ पर, लेकिन इसकी शक्ति क्या है? तो उसने देखा शक्ति ये है, तो शक्ति से बाबा साहब को, शक्ति को बाबा साहब की खत्म करने की अप्रैल 1946 में गांधी जी कहाँ जाकर के बैठ गए? कहाँ बैठे बताओ जी, कहाँ जाकर के बैठ गए? जोगी बोलो ना, जोगी बोलो, पचकिया, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम में, पचकिया रोड वाल्मीकि आश्रम में जाकर के वो बैठ गए गांधी जी। और वहां से कब तक काम किया उन्होंने? अप्रैल 1946 से उन्होंने वहां पर बैठे, और जून 1946 पूरे 1 वर्ष के करीब वहां पर बैठ करके, और जब वहां पर बैठे वो गांधी जी, तो फिर हमारे तो बड़े भोले समाज है, वो फिर गांधी जी के चक्कर में आ गए और बाबा साहब से वहां से दूर होते चले गए। अगर बाबा साहब के साथ अगर देश के सफाई कर्मी जाति अर्थात वाल्मीकि समाज उनके आंदोलन में नहीं होता, तो गांधी जी क्या वाल्मीकि मंदिर में आके बैठते? नहीं। सफाई कर्मचारियों की बस्ती, बहुत बड़ी बस्ती थी वहां पर, उस बस्ती में बैठते। अगर दूसरे लोग जो हरिजन थे अपने उनके गांधी के, अगर वो बाबा साहब की शक्ति होते तो रविदास मंदिर या किसी मंदिर में जाके बैठते ना। तो इसका मतलब ये सबूत है कि बाबा साहब के आंदोलन के साथ सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मी जातियों की शक्ति। बहुत तो इसलिए दोस्तों, पूना पैक्ट पर आज चर्चा बहुत जरूरी थी। मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया, इसमें मैंने किताब लिखी है, क्योंकि एकदम से सारी चीजें नहीं दी जा सकती। जिस समाज को महात्मा गांधी ने 1 साल रह करके पचकिया रोड पर बाबा साहब से अलग कर दिया हो, उसके बाद जो इस देश में मूवमेंट चली, उन मूवमेंट को भी दूसरे लोगों ने छीन लिया, और SC ST में भी हमें अलग कर दिया। तो आज 70 साल के बाद भी रातों रात तो आप सब कुछ सीखोगे नहीं भाई। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आज इस महान दिन पे 24 सितंबर 2022 और 24 सितंबर 1932, कितने साल हो गए बताना भाई? 90 साल हो गए। 90 साल। 90 साल हो गए। हाँ जी, 90 साल। हाँ, 90 साल के उस संघर्ष से, और जो बाबा साहब ने पूना पैक्ट में लिया, उसके बाद जब वो संविधान सभा में आए, पता आपको संविधान सभा में आकर के बाबा साहब ने क्या किया? गांधी जी ने हमसे वो डबल वोट का अधिकार छीना ना, हाँ जी, हाँ जी, सेपरेट इलेक्टोरल छीना था ना, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? संविधान में हमें वो लौटाया। पता है किसी को? नहीं। अनाना श्रेष्ठ पता है कि बाबा साहब ने हमें संविधान में सेपरेट इलेक्टोरल और सेपरेट हमें वो लौटाया। पता है? बताइए कौन बता सकता है? बताओ, बड़े बड़े विद्वान बताओ मुझे कि बाबा साहब ने संविधान में हमें सेपरेट इलेक्टोरल लौटाया। बताओ मुझे। पता नहीं जी। देखिए यही है आर्टिकल 338, जिसमें बाबा साहब ने अलग से SC ST कमीशन बनाए, उनका प्रावधान किया। वो SC ST कमीशन को इतनी पावर है कि वो अगर चाहे तो जो सरकार की नीतियां जिसमें आपका रिजर्वेशन, आपके अधिकार जा रहे हैं, तो उनको रिव्यू कर सकता है, उनको रोक सकता है। इतनी शक्ति SC ST कमीशन में है। बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया? सेपरेट इलेक्टोरल। और बाबा साहब आपको सेपरेट आइडेंटिटी दे करके गए।
कहीं आप हिंदुओं में मिक्स ना हो जाओ। अच्छा जी। बताया नहीं किसी ने। आप मुस्लिमों में मिक्स ना हो जाओ, आप उसमें क्रिश्चियनों में मिक्स ना हो जाओ। जो आज अनारस रेसे चला रहे हैं ना, अलग हम धर्म की बात कर रहे हैं। बाबा साहब आपको सेपरेट आइडेंटिटी दे करके गए, सेपरेट आपको विशेष आपको उसका आइडेंटिटी दे करके गए, शक्ति दे करके गए। आर्टिकल 330 से लेके 342 SC ST आपको अलग अधिकार, विशेष अधिकार उसमें दे करके गए। आपको सेपरेट, हम इस देश के आम नागरिक नहीं है, हम सेपरेट हैं। हम आम नागरिक नहीं है, हम इस देश के विशेष नागरिक हैं। इस भारत के संविधान से बाबा साहब हमें क्या देके गए? विशेष नागरिक का दर्जा, विशेष अधिकार। और हमें SC ST कमीशन आर्टिकल 338 में कि अगर ये मनुवादी संसद में बैठ करके, उनको पता था बहुमती निकालना है, अगर ये बैठ करके वहां पे जैसे हम प्राइवेट करके संस्थाएं, जब ये रेल बेचेंगे, ये जब ये सरकारी स्कूल बेचेंगे या एयर इंडिया बेचेंगे, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, तो भाई जब वो बेचेंगे लाला को, सरकार से खत्म करके लालाओं को बेचेंगे, तो भाई क्या तुम्हारा रिजर्वेशन बचेगा उसमें? नहीं। क्या वो लाला तुम्हें तुम्हारा रिजर्वेशन देगा? नहीं। क्या तुम्हारी नौकरी, सफाई की हमें दो नुकसान हुए प्राइवेटाइजेशन से, निजीकरण से। पता है किसी को? पता है कोई साथी? दो कौन से? 3 हुए वैसे तो, 2 मुख्य नुकसान कौन से हुए बताओ मुझे। ये सरकारी निजी होते हैं, हम बोलते नहीं है, कोई संगठन नहीं बोलता निजीकरण के खिलाफ। रिजर्वेशन कहाँ पे लागू है बताइए मुझे। अब ये सरकारी बेच देंगे तो तुम्हारे पल्ले क्या पड़ेगा भाई? कुछ भी नहीं। हमें 2-3 नुकसान हुए। 2 नुकसान विशेष। एक तो हुआ कि सफाई की नौकरी, चाहे रेलवे हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो हो, पक्की नौकरी जिसमें 20-30 हजार पगार मिलती थी, क्वार्टर मिलता था और वहां पे सारी सुविधाएं मिलती थी। और उससे हमारे माँ बाप जब लगे पक्की नौकरी पे, तो हम इतने सारे लोग उन सफाई के पेशे से निकले पढ़ लिख करके। शहरों में क्वार्टर, सारी सुविधाएं। तो हमारी सबसे पहले सफाई का काम कौन करता था? हमारे लोग। तो एक तो परमानेंट सफाई की नौकरियां खत्म हुई निजीकरण से, एक नुकसान। दूसरा नुकसान, जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जब 10वीं 12वीं करके आगे आए, BA करके आगे आए, तो जब हम आए बढ़िया, तो जब तुमने उसको जो हमारा मौका मिला रिजर्वेशन लेने का, नौकरियों में अच्छी क्लर्क बनने का या कुछ और रिसेप्शनिस्ट बनने का, ऑफिसर बनने का, तो फिर आपने वो प्राइवेट कर दिए। तो क्या हुआ? हमारा रिजर्वेशन का हिस्सा भी मारा गया। और तीसरा नुकसान क्या हुआ बताओ? ये मैं बता रहा हूँ, तुम नेता हो, जा करके बताना। बेफजूल की खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है कि तुम अस्पताल भी बनाओगे, शिक्षा भी बनाओगे, सफाई कर्मचारी पक्के कराओगे, धर्म भी चलाओगे। एक काम करो, कोई भी काम करो। और एक तीसरा इसलिए बता रहा हूँ कि तीसरा आपका गया, जब सरकारी संस्थान होंगे, जब रेलवे से मुनाफा आएगा, जब बैंकों से मुनाफा आएगा, जब एयर इंडिया से मुनाफा आएगा, तो कहाँ जाएगा? खजाने। सरकारी खजाने में। तो जब तुम इनको लालाओं को बेच दोगे, तो सरकारी खजाने में जब पैसा नहीं आएगा, तो उसमें से जो बजट मिलता है हमें हर बजट में, हर साल SC ST कंपोनेंट प्लान का, उनके बच्चों को स्किल करने का, हायर एजुकेशन देने का, घर बनाने का, उनको आगे बढ़ने का, पीने के साफ पानी तक पीने का उसका बजट आता है। तो क्या वो मिलेगा? जब खजाने में नहीं होगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं। सबसे खतरनाक क्या हमारा क्या नुकसान हुआ? बजट का। बजट जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे बच्चों को 5-5 लाख रुपए लोन देके इनके काम खुलवा करके इनको आगे बढ़ाना। और हम विशेष रूप से हमारा दोहरा नुकसान बजट में भी, SC ST में बहुत सारी जातियां हैं, SC ST कंपोनेंट प्लान के पैसे में भी हमें है। लेकिन हमें विशेष दूसरा नुकसान कि सफाई कामगार जो रहे, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, और सफाई कामगारों को इस पेशे से निकालने के लिए सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय वित्त विकास निगम बनाया गया, जिसमें हजारों करोड़ रुपया डाला जाता है, जो हमें मिलता नहीं है। अब उसमें पैसा नहीं होगा, बजट में तो जाएगा, और वो उसमें 1 रुपए से लेके 55 लाख रुपए तक का लोन देने का आपको प्रावधान है सफाई कर्मचारी को इस काम से निकालने का। ये पता है आपको? नहीं, हमारे नहीं दो पता। नुकसान, और हमारे नेताओं को नहीं पता। अबे भैया, तुझे पता नहीं है तो सफाई कर्मचारियों के खाक पक्का कराएगा? हेलो, पहले सीख तो ले। सीखोगे नहीं? हाँ जी। भागोगे, घरों में जाकर के बैठोगे। अपने इतिहास को जानो। तुम ही इस देश के शासक थे, तुम्हारा ही आदि धर्म है, और तुम ही इस देश के लड़ाके थे। बाबा साहब के साथ भी तुम थे, वाल्मीकि जी के साथ भी तुम थे, और इस देश के हर उस क्रांतिकारी कदम में तुम थे, शासक भी तुम थे। तुम्हें अपना इतिहास नहीं पता भाई? इस देश की पहली क्रांति 1857 की
पहली क्रांति हमारे भाई ने माता दीन भंगी ने की, वो मंगल पांडे ने नहीं की, हमारे भाई ने की। और हमें फख्र होना चाहिए इस देश की जो पहली फांसी लगी कि किसी आंदोलनकारी को स्वतंत्रता के लिए, वो किसको लगी? मंगल पांडे को नहीं लगी, वो माता दीन भंगी को बंगाल में, वहां पर आज भी बैरकपुर छावनी है, वो पेड़ आज भी है। सबसे पहले विद्रोह करने की सजा किसको मिली? माता दीन हमारे भाई को, हमारे खून को। इसीलिए हमारा एक नौजवान कह रहा था भाई हमारी बाजू में फड़फड़ाती है। भाई क्रांतिकारियों को, शासकों का तुम्हारे अंदर है, तुम तो मुझे सुन भी रहे हो। नहीं तो बहुत सारे नेता बताते हैं होगा नेता अपने घर वर का बोलते हैं ना, भाई प्रधान होगा अपने घर वर का बोलते हैं ना। वो क्रांतिकारी खून है, तो खुद शासक है। और भैया इनको कौन अपना मेंबर बनाएगा? ये तो खुद राजा है। तुम खुद और हमें दोबारा शासक बनना है। मेरी अपील है कि मैं आपके साथ हूँ। आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, अपने साथ रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ धर्म का काम करोगे, आप अपने धर्म को स्थापित करोगे, आप अपने ग्रंथ को स्थापित करोगे, अपने नियम कानून बनाओगे, तुम तैयार करोगे जो कि हमारे घरों में पूजा भी हमारे पंडे करें, हमारे शादी ब्याह भी हमारे पंडे कराएं। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये काम करोगे तो मैं आपके साथ रहूंगा। नहीं तो भाई मैं अपने समाज को मिशन वाल्मीकि सरकार करके, मेरा काम तो राज सत्ता की तरफ ले जाना है, राज सत्ता ले जा करके, और तुषार वाल्मीकि के नेतृत्व में पहली सरकार हमारे साथ है। और बस मैं एक बात आपसे कहूंगा मेरे भाइयों, अंत में बस एक रह गया, एक शपथ दिलवाऊंगा और एक बात, एक अपील करूंगा जो मुझे यहाँ भी सुन रहे हो, जहाँ भी सुन रहे हैं, कि बहुत सारे मैं जिसके अपने साथी से पूछता हूँ पता नहीं क्या खिला दिया हमारे लोगों को, धर्म के नाम पे अफीम खिला दी, क्या खिला दी। जिसको पूछो भाई राजनीति, नहीं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना, हमारा इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। तो भाई किस चीज में इंटरेस्ट है तेरा? अगर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है तो किसमें झाड़ू मारने में इंटरेस्ट है? ये मारता रहेगा क्या? हमें हमारे दिमाग में डाल राजनीति तो बड़ी गंदी है, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, तो किसमें इंटरेस्ट है? जिसमें तुम्हें राजा बनना बिना हथियार के। बाबा साहब दे गया एक वोट का अधिकार, तुम्हें दे गया अधिकार कि अपनी पार्टी बनाओ। नहीं भी बनाते तो भारत के संविधान में हमारा बाप लिख के गया निर्दलीय, हमारे लिए टिकट वो साइन करके गया कि 10 आदमी लेके जाओ और भरो वहां पर अपनी जमानत। किसी साली पार्टी से मांगने की जरूरत है। एक पैसे माफ करना, एक गाली निकली है, मैं माफी चाह रहा हूँ, लेकिन किसी से, किसी पार्टी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी नेता के घर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा बाप भारत के संविधान में हमें दे के गया है, हमारा टिकट साइन करके गया है कि लो 10 आदमी और अपने जमानत राशि भरो और लड़ो चुनाव और घुस जाओ विधानसभा। बहुत बढ़िया जी, जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मैं आपसे अपील करूंगा कि अब इंटरेस्ट लेना है सत्ता में, राजनीति में बिल्कुल, इंटरेस्ट लोगे, आप खड़े करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राजनीति में इंटरेस्ट लेंगे, राज सत्ता बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उनके बाबा बन रहे हैं वो मुख्यमंत्री, तो हमारे बाबा क्यों नहीं बन सकते भाई? हैं उनके वो राजनीति कर रहे हैं तो उनकी साधवियां कर रही हैं, तो हमारे साधु क्यों नहीं कर सकते भाई? तो राज सत्ता में राजनीति करनी है और हर सांस के साथ कोई सांस भी लो आप तो उसमें सत्ता होनी चाहिए। रोटी का निवाला खाओ सत्ता, पानी का घूंट मारो सत्ता, सत्ता की रटन लगाओ, सत्ता तुम्हें राजा बनाएगा और तुम अपने समाज से जिससे कि तुम काम करके आगे बढ़ सकते।